हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रोज की तरह हम लोग आज स्पेक्ट्रम की सीरीज में आगे बढ़ेंगे और स्पेक्ट्रम की जो चैप्टर वाइज सीरीज है, आज हम लोग उसमें चैप्टर नंबर 10 पर आ गए हैं। तो चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस को देखते हैं। सो वी आर नाउ क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको शुरू भी कर दिया होगा, कर लिया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं इसके प्रोबेबल आंसर्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो आपके 1909 के हैं। 1909 में मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है, इट रिटेन्ड एन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। यानी कि केंद्रीय विधायिका में ऑफिशियल मेजॉरिटी रहेगी और जो प्रांतीय विधायिकाएं हैं वहां पर नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब ऑफिशियल मेजॉरिटी और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी क्या होती है ये भी समझ लीजिए। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी का मतलब है जो इलेक्टेड लोग हैं। ठीक है, यानी कि पीपल के रिप्रेजेंटेशन, जबकि ऑफिशियल मेजॉरिटी का मतलब है कि वो लोग जो सरकार से नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड लोग हैं, उनको हम ऑफिशियल मेजॉरिटी कहते हैं। तो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म में जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि केंद्रीय विधायिका थी उसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी होगी, जबकि प्रांतीय विधायिका में पहली बार नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी का प्रोविजन किया गया था। पॉइंट नंबर 2, इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, यानी कि इसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए एक्सेप्ट किया गया और उसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया गया। अब यहां पर एक मोटी सी बात आपको समझनी होगी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। देखिए, दो टर्म यूज होंगे, एक है सेपरेट इलेक्टोरेट और दूसरा टर्म होता है रिजर्वेशन। ठीक है, तो देखिए रिजर्वेशन में क्या होता है कि सीट किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दी जाती है, वहां से वही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वोट वहां के इलेक्टोरेट में सभी लोग डालते हैं। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत इलेक्शन भी मुस्लिम लड़ेंगे और वोट डालने वाले भी केवल मुस्लिम ही होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो दूसरा पॉइंट ये भी 1909 के रिफॉर्म से ऐड किया गया था और एक तरीके से ये जो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म है ना, इसी ने कह सकते हैं कि पार्टीशन के बीज बो दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। ठीक है, तो 1909 का जो एक्ट है उसने ऐसा नहीं किया था। ये जो प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन के बेस पर वोटिंग का राइट है, ये 1919 का एक्ट जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, उसने किया था। तो इसलिए ये वाला पॉइंट आपका गलत है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है और तीसरा पॉइंट गलत है। तो अब आप इसमें लगाएंगे बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हाउ इज द वर्ड स्वदेशी इज डिफरेंट फ्रॉम बायकॉट। स्वदेशी और बायकॉट शब्द में क्या अंतर है इंडिया की आजादी के दौरान, ये जो दोनों टर्म यूज हुए उसको लेकर के। देखिए, जो स्वदेशी और बायकॉट है, ये दोनों शब्द एक दूसरे के साथ इस्तेमाल हुए पूरी आजादी के संघर्ष में। और स्वदेश बायकॉट करना था फॉरेन गुड्स का और अपनाना था स्वदेशी। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम आसान भाषा में इसको समझना चाहें तो बायकॉट जो है इस शब्द का नेगेटिव ओरिएंटेशन है, जबकि स्वदेशी एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन का शब्द है जो कि कहता है कि हम अपनी चीजों को प्रमोट करेंगे, अपनी चीजें अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन स्वदेशी और बायकॉट चलेंगे साथ ही साथ। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि स्वदेशी वॉज इसेंशियली इकोनॉमिक मूवमेंट एंड बायकॉट वॉज नॉट। देखिए, स्वदेशी और बायकॉट दोनों के दोनों जो मूवमेंट है, ये दोनों मूवमेंट इकोनॉमिक भी हैं और पॉलिटिकल भी हैं। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों है, तो पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है इस वजह से। दूसरा पॉइंट, while स्वदेशी attached to the lower strata of the Indian society, boycott attracted the higher strata। जो स्वदेशी है वो अट्रैक्ट करता है लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी और बायकॉट जो है वो हायर स्ट्रेटा को। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। स्वदेशी और बायकॉट दोनों मूवमेंट ने समाज के दोनों वर्ग यानी कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों को प्रभावित किया था और इससे दोनों वर्ग के लोग जुड़े हुए थे। इनफैक्ट इसमें वर्ग विभेद जैसी स्थिति नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है चूज द करेक्ट वन, तो आप इसमें लगाइए डी, नाइदर 1 नॉर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसके बारे में है। पहला, इट वॉज ऑर्डर्ड बाय लॉर्ड कर्जन, द देन वायसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कर्जन जो उस समय वायसरॉय थे भारत के, उन्होंने इसका आदेश दिया। देखिए, लॉर्ड कर्जन जो है इनका कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, ये भारत के वायसरॉय रहे। उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल का ऑर्डर दिया था। दूसरा, द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी वॉज अडॉप्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिवीजन। ठीक है, इस जो बंगाल का विभाजन हुआ इसके विरोध में हम लोगों ने उस समय के आजादी के लोगों ने स्वदेशी अपनाया, स्वदेशी का आंदोलन किया। ये बिल्कुल सही है, स्वदेशी आंदोलन इसी दौरान में शुरू होता है। तीसरा, इट वॉज अनल्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो आपकी हुई है 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, जबकि जो बंगाल का विभाजन है वो 1911 में एनल्ड हो गया था, 1911 में एनल्ड हो गया था, जब भारत में उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई रिलेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है, तो इसलिए इसमें आप लगाएंगे, पूछा गया है आपसे कौन सा करेक्ट है, आप लगाइए बी, 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, द पीरियड बिटवीन 1885 to 1905 is known as the era of moderates. Which of the following were the main demands of the moderates? Moderates की main demands क्या थी? ठीक है, पहला, separation of judiciary from executive. Number 2, reduction of land revenue and protection of peasants from unjust landlords. तीसरा, abolition of salt tax and sugar duty. चौथा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। ठीक है, देखिए, जो मॉडरेट्स थे उनकी जो मेजर डिमांड्स थी वो एक तरीके से आप यूं समझिए कि जो भी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो सकते थे मॉडर्नाइजेशन वाले, वो सारी उनकी डिमांड्स में इंक्लूडेड थी। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन, जैसे ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज दी जाए इंडियंस को हायर पोस्ट पर, जैसे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए, लोकल बॉडीज को और ज्यादा पावर दी जाए, लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए, पीजेंट्स को बचाया जाए जो अनजस्ट लैंडलॉर्ड हैं, जो बुरे लैंडलॉर्ड हैं उनसे। ठीक है, आर्मी पर स्पेंडिंग कम की जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाए, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन दिया जाए, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समूह संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब दी जाए। ये सारी की सारी डिमांड्स थी मॉडरेट्स की।
इस दौरान 1885 से 1905 तक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चीजें इसमें इंक्लूडेड है और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इनकी डिमांड में शामिल नहीं था। तो आप इसमें ऑल ऑफ द अबव लगाइए, सारी डिमांड्स थी मॉडरेट्स की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द एम ऑफ इंडियन एसोसिएशन formed by Surendranath Banerjee was to give shape to and establish the Indian National Congress. दूसरा, advocate constitutional reforms through legislative action. तीसरा, represent the views of educated middle class and inspire the Indian community to take the value of united action. चौथा, organize seditious movement to dethrone the British Empire. देखिए, इस क्वेश्चन को देखते ही आप ये समझ जाएंगे कि इसमें पहला नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ये तो आप एलिमिनेशन के थ्रू ही जान जाएंगे। ठीक है, अब बचते हैं दो। लेजिस्लेटिव एक्शन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की डिमांड करना चाहेंगे या रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज ऑफ मिडिल एजुकेटेड क्लास एंड टू इंस्पायर द इंडियन कम्युनिटी टू टेक द वैल्यू ऑफ यूनाइटेड एक्शन, यानी कि सामूहिक कार्य करके इसको आगे बढ़ाना। तो देखिए, जो इसका फॉर्मेशन है 1876 में हुआ है और उस समय सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड क्लास है, उसको यूनाइटेड एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द मॉडरेट सक्सीडेड ऑन अ नंबर ऑफ फ्रंट्स, दीज इंक्लूड्स। मॉडरेट को कई मामलों में सफलता मिली, जिनमें शामिल था, देखिए, मॉडरेट्स वो हैं जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो वेस्टर्न एजुकेशन पाया है और वेस्टर्न आइडियाज को प्रोपोगेट करता है इंडिया में। ये दिमाग में अपने क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, पहला, पॉपुलराइजिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। देखिए, वो डिमांड कर रहे थे ना कि काउंसिल का आकार बढ़ाया जाए, उसको मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, सिविल लिबर्टी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आपने अभी अभी पढ़ा है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, एक्सप्लेन ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखिए, जो मॉडरेट्स हैं उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो यही है कि उन्होंने जो ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉयटेशन का मेथड है उसको एक्सपोज किया। जैसे दादा भाई नेहरूजी अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में और एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को लूटा है, सिस्टमेटिक लूट करी है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति एक हिंसा, नाराजगी, हिंसा तो नहीं कहेंगे, नाराजगी, और ब्रिटिश सरकार के लिए भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब आप समझिए इस बात को कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना दबाव में आ गई कि उसने एक कमीशन बनाया। ठीक है, और ये जो कमीशन था, इस कमीशन का नाम था वेल्बी कमीशन, WELBY, वेल्बी कमीशन बनाया गया था इन्हीं बातों की जांच के लिए, और इसमें दादा भाई नेहरूजी को एक मेंबर भी बनाया गया था। ये पहले इंडियन थे जो ऐसी कमेटी में मेंबर थे। तो दादा भाई नेहरूजी को इसका मेंबर बनाया गया और इंक्वायरी कराई गई इस मैटर की। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी सक्सेस भी थी और बहुत बड़ा ब्लो भी था ब्रिटिश शासन पर। तीसरा, गेटिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंडेड फॉर द इंडियन बेनिफिट। अब इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो है इंश्योर करने के लिए कहा गया था कि थोड़ा और इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, जो काउंसिल एक्ट था 1892 वाला, उससे क्या किया गया था, उससे लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंड की गई थी और इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया गया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही लग रहे हैं आपको, आप यहां पर डी लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, which of the following are the features of स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन के फीचर्स देखने हैं आपको। ठीक है, तो पहला है emphasis on self reliance, नंबर 2 extensive participation of peasantry, नंबर 3 cultural revivalism। स्वदेशी आंदोलन की विशेषताओं पे बात करनी। तो देखिए, स्वदेशी का मतलब ही होता है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ अपनी चीजें करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर पहला पॉइंट तो आपको 100% सही लगेगा। ठीक,
दूसरा जो है वो कह रहा है कि एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्री, यानी कि किसानों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। ये कहना सही नहीं है, किसानों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया था, तो इसलिए सेकंड पॉइंट आपका गलत है। तीसरा, कल्चरल रिवाइवलिज्म, यानी कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका स्वदेशी मूवमेंट का, क्योंकि अगर आप स्वदेशी मूवमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल शुरू किया था महाराष्ट्र में। ये एक तरीके का स्वदेशी प्रोपोगंडा फैलाने का था। बंगाल में भी इसी तरीके के ट्रेडिशनल फोक थिएटर्स बनाए गए जिससे प्रोपोगंडा को फैलाया जा सके स्वदेशी के। ठीक है, तो ये जो थे इससे क्या हुआ, कल्चरल रिवाइवलिज्म की बात की गई, कल्चरल रिवाइवलिज्म पर फोकस किया गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इसका, लेकिन पीजेंट्स का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही लिमिटेड था। तो 1 और 3 सही है, आप इसमें सी लगाइए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। कर्जन ब्रॉट द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस कंटेक्स्ट। कर्जन जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लेकर के आए उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, रिमूव सोशल साइंसेज फ्रॉम द करिकुलम ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टू कर्ब नेशनलाइजेशन। दूसरा, डिड अवे विद द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तीसरा, brought all the universities of India under the control of government। और चौथा, nationalized all higher education institutions in India। ठीक है, तो अगर आपने कल वाला लेक्चर वीडियो डिस्कशन ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा, इसका सी है होगा आंसर। इन्होंने क्या किया था, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट के थ्रू सारी यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मॉडरेट्स वर कॉल्ड सो बिकॉज। मॉडरेट्स को मॉडरेट्स यानी कि जो नरमपंथी हैं उनको हम उदारवादी जो है उनको हम उदारवादी क्यों कहते हैं। नंबर 1, दे हैड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। देखिए, मॉडरेट्स की डिमांड आप लोगों ने इतनी देर में समझ ली होगी, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चंस में आ रहा है। उनकी डिमांड ही थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सटेंड किया जाए और इंडियन को उसमें मेंबर बनाया जाए। तो पहला तो आपका सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन उसमें मना करें तो उसकी डिमांड ही क्यों कर रहे थे, तो पहला गलत है। दूसरा, दे बिलीव्ड इन कन्फ्रंटेशन रादर देन परसुएशन। देखिए, मॉडरेट्स कन्फ्रंट तो कभी करते ही नहीं है, उनका तो बेसिक जो आइडिया है वो हमेशा और हमेशा क्या है, परसुएशन का है। कन्फ्रंटेशन का आइडिया एक्सट्रीमिस्ट का होता है, मॉडरेट्स का नहीं। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आर करेक्ट, तो डी लगाइए, नाइदर 1 nor 2। Now come to the question number 10. Consider the following statements about the Indian Council Act 1909। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में विचार कीजिए। It increased the size of legislative councils, both central and provincial। यानी कि इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं के आकार में वृद्धि करी। ठीक है, 1909 का एक्ट अभी आपने पढ़ा है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसने क्या किया था, इसने सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स के नंबर बढ़ाए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स। पहली बार इसने भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी सही है, इसके थ्रू ही पहली बार इंडियंस की एंट्री मिली थी इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में। वायसराय का मतलब केंद्र में, गवर्नर का मतलब राज्य में। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। नहीं, आपको ये बात अभी बताई भी गई थी कि ये जो एक्ट था, इस एक्ट के थ्रू केवल मुस्लिम्स को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिला था, क्रिश्चियंस को नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, पहला और दूसरा सही है, तो आप इसमें ए लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पावरफुल न्यूज़पेपर्स emerged during the years before the Swadeshi movement।
स्वदेशी आंदोलन से पहले के बहुत ही पावरफुल न्यूज़पेपर, समाचार पत्र क्या कौन कौन से थे, आपको मैच कराना है न्यूज़पेपर और उसके एडिटर को। ठीक है, पहला है स्वदेशमित्रम, जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर के एडिटोरियल में ही स्वदेशमित्रम निकलता था, तो पहला तो सही है। दूसरा, अमृत बाजार पत्रिका। जो अमृत बाजार पत्रिका है वो मोतीलाल घोष एंड शिशिर कुमार घोष निकालते थे, तो ये भी सही है। तीसरा, वॉइस ऑफ इंडिया। जो वॉइस ऑफ इंडिया पेपर है वो एनएन सेन नहीं निकालते थे, ये निकालते थे दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट कोड करना है तो आप 1 और 2 को कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और न्यूज़पेपर्स भी हैं इसी दौर के, उनको भी यहीं पर रिवाइज कर लीजिए। जैसे केसरी और मराठा था, वो कौन किसका एडिटोरियल था उस पर? बीजी तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। बंगाली न्यूज़पेपर है जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी निकालते थे। ठीक है, सुधारक है जो जीके गोखले निकालते थे, सुधारक पेपर जीके गोखले। और इंडियन मिरर है जो एनएन सेन निकालते थे, तो एनएन सेन का कौन सा पेपर था? इंडियन मिरर। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज़पेपर्स और बड़ी रीच वाले न्यूज़पेपर्स माने जाते थे। ठीक है, आप ये बस ध्यान रखिएगा कि इस दौरान ऐसा कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर नहीं निकालता हो या एडिटोरियल ना करता हो, उसका एडिटर ना हो। तो इसलिए ये वो दौर है जहां पर आपको न्यूज़पेपर वाला पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द स्वदेशी मूवमेंट दैट स्पैंड ओवर सेवरल डिकेड्स इन इंडिया। Number 1, followed moderate methods as well as boycott of institutions. Number 2, it was also called Vande Mataram movement. Point number 3, it was based on Gandhian ideals. ठीक है, तो जो आपका स्वदेशी मूवमेंट है ना, उसके बारे में समझिएगा। अगर हम स्वदेशी मूवमेंट को पढ़ते हैं तो स्वदेशी मूवमेंट भारत में 5 फेजेस में हुआ। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट जो होता है वो 5 फेजेस में होता है। तो जो पहला फेज है वो आपका था 1850 से लेकर के 1904 तक। ठीक है, ये आपका पहला फेज था। इस पहले फेज में जो लीडर्स थे बड़े, वो दादा भाई नेहरूजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, एमजी रानाडे थे, तिलक थे, जीवी जोशी थे। ठीक है, ये सब बड़े नेता थे और ये पहला स्वदेशी मूवमेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा फेज आता है इसका वो 1905 से शुरू होता है और 1917 तक चलता है। ठीक है, ये जो 1917 तक चल रहा है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल से शुरू होगा जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, और ये दूसरा फेज कहलाएगा स्वदेशी मूवमेंट का। ठीक है, तीसरा फेज जो है वो 1918 से लेकर के 1947 तक चलेगा। ठीक है, 1947 तक चलेगा। ये जो स्वदेशी थॉट है, इस स्वदेशी थॉट को गांधी के आइडियल्स के अंतर्गत माना जाएगा, तो ये गांधीयन आइडियोलॉजी और गांधीयन स्वदेशी की वाली लाइन पर चलेगा। ठीक है, फिर 1948 से लेकर के 1991 तक चौथा फेज आएगा। ठीक है, और ये जो चौथा फेज है इसमें एक तरीके से मानिए कि इसमें इंटरनेशनल ट्रेड को कम करके इंटरस्टेट ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा, जिससे एक तरीके से मान के चलिए वो दौर जो था ना, जो लाइसेंस परमिट राज का, लाइसेंस कोटा राज का दौर था, जहां पर सब कुछ इंडियनाइज करने की कोशिश की जा रही, नेशनलाइजेशन किया जा रहा है, ये वो दौर है। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा फेज है वो पांचवा फेज 1991 ऑनवर्ड्स आएगा। ठीक है, ये आपका पांचवा फेज है और ये एलपीजी का दौर होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर होगा, जहां फॉरेन कैपिटल, फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन गुड्स ये सब चीजें आएंगी और एक तरीके से हम कहें तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात होने लगेगी। ठीक है, तो सबसे सक्सेसफुल प्री गांधीयन स्वदेशी मूवमेंट जो था वो 1905 से 1917 वाला, यानी कि सेकेंड फेज था, जो कि बंगाल के विभाजन से शुरू होता है। इसमें पहला पॉइंट भी सही है
दूसरा पॉइंट भी सही है और तीसरा पॉइंट भी सही है, तो आप इसमें बी लगाइए, ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मैंने अभी अभी आपको बताया था, 1909 वाला। ठीक है, द इनकम क्वालिफिकेशन फॉर मुस्लिम वोटर्स वर केप्ट लोअर फॉर हिंदूज देन फॉर हिंदूज, यानी कि जो मुस्लिम वोटर्स है उनके लिए इनकम क्वालिफिकेशन कम रखी गई थी, हिंदुओं के लिए ज्यादा इनकम होने पर ही वोट डालने का मौका दिया जाता था। ये बात सही है। दूसरा, वन इंडियन was to be appointed to the Viceroy's Executive Council। इसके अंतर्गत एक भारतीय को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट करने का प्रोविजन था। ठीक है, ये दोनों बातें सही हैं, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और ये जो पहले पर्सन जो थे जो अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, वो आपके थे 1909 में सत्येंद्र सिन्हा। ये पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है, आप बोथ लगा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंसेस ऑब्लिक सिमिलैरिटीज बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि मॉडरेट उदारवादी और एक्सट्रीमिस्ट नरम जो उग्रवादी है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज के बारे में स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, सोशल बेस फॉर बोथ ऑफ देम आर ओनली जमींदार्स एंड अपर मिडिल क्लास इन द टाउन्स। ठीक है, देखिए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की अगर बात करें तो मॉडरेट्स का जो बेस है वो जमींदार और अपर मिडिल क्लास से बनता है, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट है उसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है जो टाउन्स में रहता है। तो सोशल बेस जो एक्सट्रीमिस्ट का है वो डिफरेंट है आपके जो मॉडरेट्स है उनसे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इसमें हमें यह देखना है कि एक्सट्रीमिस्ट का सोशल बेस में लोअर मिडिल क्लास भी है और प्लस एजुकेटेड क्लास भी, एजुकेटेड मिडिल क्लास है। ठीक है, दूसरा, बोथ of these groups are ideologically inspired by Western liberal thoughts and European history। नहीं, देखिए आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन की जहां तक बात है तो मॉडरेट्स जरूर वेस्टर्न लिबरल थॉट से और यूरोपियन हिस्ट्री से प्रभावित होते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज और हिंदू ट्रेडिशनल सिंबल्स से प्रभावित होते हैं और उसी को प्रोपोगेट भी करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा, while moderate professed loyalty to the British Crown, extremists believe that British Crown is unworthy of claiming Indian loyalty। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मॉडरेट्स कभी भी ये नहीं मानते हैं कि ब्रिटिश क्राउन गलत है, वो अपनी लॉयल्टी हमेशा शो करते हैं उसके लिए। ठीक है, जबकि एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं कि ये पूरा शासन ही गलत है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो आप इसमें ओनली सी पर जाइए, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिगार्ड टू सूरत स्प्लिट। सूरत वाले स्प्लिट के लिए, जो सूरत में विभाजन हुआ था कांग्रेस का, उसके बारे में आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट्स में देख करके। नंबर 1, द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड आइदर तिलक और लाजपत राय एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन, while the moderates proposed Firoz Shah Mehta and this become the immediate cause of Surat split। ठीक है, देखिए सूरत स्प्लिट जो है वो दिसंबर 1907 में हुआ और इस समय रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा हो रही थी। जो इमीडिएट रीजन था सूरत स्प्लिट का वो ये था कि एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे वो बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को एक्सटेंड करना चाहते थे आउटसाइड बंगाल। ठीक है ना, और उसके साथ साथ अलग अलग तरीके के एसोसिएशंस भी बनाना चाहते थे। ठीक है, बायकॉट प्रोग्राम के अंतर्गत, जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो चाहते थे कि इस प्रोग्राम का समर्थन बनारस सेशन में करवाया जाए, और जो मॉडरेट्स थे वो ये चाहते थे कि जो मूवमेंट है उसको बंगाल के बाहर ना ले जाया जाए और उसको जो है बायकॉट काउंसिल्स का बायकॉट ना किया जाए। ठीक है, तो
एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते हैं कि स्वदेशी को पूरे देश में ले जाया जाए, बनारस सेशन में इसको अप्रूवल कराया जाए और बायकॉट किया जाए जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं इंक्लूडिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। मॉडरेट्स ये चाहते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल के बाहर न ले जाया जाए, प्लस जो काउंसिल्स और बाकी सारी चीजों का बायकॉट की बात हो रही है वो ना किया जाए। ये था इमीडिएट का कारण। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा, द स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट केम आउट इन 1907। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि दिसंबर 1907 में ये बंटवारा हुआ था, ये विभाजन हो गया था। ठीक है ना। और ये जो बात है जो आपने अभी पढ़ी तिलक और लाजपत राय वाली, ये कलकत्ता सेशन के समय था। कलकत्ता सेशन जो दिसंबर 1906 में हुआ था, वहां पर एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि तिलक या लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए और मॉडरेट्स चाहते थे दादा भाई नेरोजी को बनाया जाए सेशन का अध्यक्ष। ठीक है, ये दिसंबर 1906 के कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस की बात थी। तो इसलिए इसमें आपको क्लियर हो गया कि बी सही है, ओनली 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। What were the reasons for the growth of militant nationalism during initial decades of 20th century? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो मिलिटेंट नेशनलिज्म शुरू हुआ, जो उग्रवादी राष्ट्रवाद शुरू हुआ, उसके रीजंस क्या थे? नंबर 1, रियलाइजेशन दैट द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉयटेटिव। सभी को यह पता चल गया था कि जो ब्रिटिश रूल है वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए है, तो इसलिए पहला तो स्टेटमेंट आपके नजर में क्लियरली सही होना चाहिए। दूसरा, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स दैट व्हिच डिमोलिश द मिथ ऑफ व्हाइट ऑब्लिक यूरोपियन सुप्रीमेसी। देखिए, धीरे धीरे करके लोगों को ये रियलाइज होने लग गया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अनडिफीटेबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि जापान का इमर्जेंस, जापान का उदय, और वो बहुत बड़ी पावर के तौर पर प्लस इंडस्ट्रियल पावर के तौर पर ये दिखाता है, ये लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। इसी तरीके से इटोपिया जो जीत जाता है इटली से, ठीक है, बोर वॉर में जो ब्रिटिशर्स को हार हुई, ठीक है, जापान का रशिया पर जीत जाना, ठीक है, तो ये सब, और इसके साथ साथ जो दुनिया भर में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे, इन सब ने कहीं ना कहीं लोगों को रियलाइज करवा दिया कि जो ना गोरे और यूरोपियंस हैं, उनकी सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सुप्रीम है, उन्हें भी हराया जा सकता है और वो भी हारेंगे। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको सारे एविडेंसेस भी बताया कि ये कौन कौन सी घटनाएं हुई जिनकी वजह से ऐसा भारतीयों को लगा। तीसरा, डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट्स एज वेल एज द मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स। जो मॉडरेट्स ने पाया और जो मॉडरेट्स ने किया, उनके जो करने के तरीके थे, उससे जो है लोग बहुत नाराज थे। आपने सुना होगा कि कांग्रेस के लिए बेगिंग इंस्टीट्यूशन जैसे टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि लोगों के मन में डिससेटिस्फैक्शन था, नाराजगी थी, गुस्सा था। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का आप देखें, ऑप्शंस पे हम आते हैं, तो ऑप्शंस में तीनों ऑप्शन आपके लिए सही है, तो आप डी लगाइए। आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है बच्चों, उसको नोट करते चलिएगा, अपने रजिस्टर में साथ साथ नोट करते चलिएगा, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो। क्योंकि अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे और इन चीजों को ऐड नहीं करेंगे तो ये सब बताने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल उसको आराम से, जो भी चीजें हैं, अगर आपको एक बार में नहीं क्लियर होता है तो दोबारा से उस पॉइंट को देखिए, पॉज करके सुनिए और नोट करिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक क्वेश्चन के साथ आपके पास नोट्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएंगे। और आगे जब भी इस तरीके के क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले से क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि आप ये बात हमेशा मान के चलिए कि एग्जाम में टाइम सेविंग भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जिन एरियाज में आप टाइम सेविंग कर लेंगे, तो अब आप दूसरी एरियाज जहां पर आपको सोचना है वहां पर आप ज्यादा टाइम दे सकेंगे। तो हिस्ट्री ज्यादातर ऐसा पोर्शन है जहां पर हम टाइम को बचा सकते हैं। तो इसलिए इसके जितने एसोसिएटेड पार्ट है उनको अच्छे से नोट डाउन करिए और बार बार रिवाइज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाई डिड स्वदेशी मूवमेंट फिजल्ड आउट इन 1908? 1908 में स्वदेशी मूवमेंट क्यों जो है कम हो गया या गायब सा होने लगा? पहला, सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन, यानी सरकार ने बहुत ज्यादा उसको खत्म करने के लिए कठोर प्रयास किया। दूसरा, लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन फोकस, जो
मॉडरेट स्वदेशी मूवमेंट है, उसमें बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए नहीं बन रहा है, ना ही उसका एक डिसिप्लिन फोकस है। तीसरा, नैरो सोशल बेस। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सोशल बेस बहुत ज्यादा नहीं। मैंने जैसे अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि वहां पर किसानों का उतना पार्टिसिपेशन नहीं, इस तरीके से बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी था ना कि जो बड़े लीडर थे उन सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया या फिर जेल भेज दिया गया। तो उससे क्या हुआ, एक तरीके से मूवमेंट ही लीडरलेस हो गया। ठीक है, नेशनलिस्ट में धीरे धीरे बंटवारे की टेंडेंसी आने लगी, जो बड़े लीडर्स थे उनमें बंटवारा दिखने लगा, सोशल बेस कमजोर था, तो स्वदेशी मूवमेंट धीरे धीरे डाउन होने लगा, समाप्त होने लगा। ठीक है, तो 17 का जो है वो तीनों पॉइंट सही है, तो आप इसमें डी लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। Which are the basic tenets of militant school of thought that grew in starting period of 20th century? ठीक है, जो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट है, वो जो उग्रवादी विचारधारा है, वो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो बढ़ी, उसके मुख्य लक्षण या मुख्य विशेषताएं क्या थी? नंबर 1, हेट्रेड फॉर फॉरेन रूल, यानी विदेशी शासन से घृणा, बिल्कुल सही बात है। नंबर 2, स्वराज टू बी द गोल ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो स्वराज है वो राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य हो। नंबर 3, नो नीड नाउ फॉर डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, रादर रिजॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, यानी कि विरोध के संवैधानिक तरीके अपनाना, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन की जरूरत अभी नहीं है। चौथा, बिलीफ इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस एंड हार्नेसिंग देम इन फ्रीडम मूवमेंट, लोगों की ताकत पर भरोसा और ये मानना कि ये स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो देखिए जो उग्रवादी सोच है वो क्यों बढ़ी हुई होगी, क्यों बढ़ी होगी, आप इसको सोचिए। तो अगर आप सोचेंगे तो पाएंगे, पहली चीज तो ये है कि आप बहुत ज्यादा विदेशी शासन से नफरत कर रहे हैं। ठीक है, आप स्वराज की मांग कर रहे हैं, आपको स्वराज चाहिए अपना। 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। तीसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ प्रोटेस्ट जो है ये तो केवल और केवल मॉडरेट्स की मोनोपोली है। ठीक है ना, ये एक्सट्रीमिस्ट कभी बात ही नहीं करेंगे। चौथा, मासेस पर बिलीव करना और उनको ये मानना कि ये फ्रीडम मूवमेंट में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये पॉइंट सही है। तो 1, 2 and 4, so the B is the correct answer. Now come to the question number 19. Question number 19 आपसे कह रहा है, which of the following are true with regard to the partition of Bengal in 1905 to 1907? जो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 से 7 के बीच, उसके बारे में कौन सा सही है? पहला, द ऑफिशियल reason given that there were various administrative challenges to run such a big state. जी, ऑफिशियली जो रीजन दिया गया था वो यही था कि बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट है और उसको रूल करना है और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो उसका विभाजन करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो असम है उसका विकास भी तभी हो पाएगा जब वो सरकार के सीधे जुरिस्डिक्शन में आए। लेकिन इसका जो रियल मोटिव था, जो वास्तविक सोच थी, वो था चूंकि बंगाल केंद्र था पुनर्जागरण का, आंदोलन का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उस समय तक, तो बंगाल का विभाजन करके उस शक्ति को तोड़ने का प्लान था। हालांकि ऑफिशियल रीजन में यही चीजें दी गई थी, ये अनऑफिशियली और रीजन था जो रियल मोटिव था। ठीक है, तो वो बंगाल को कमजोर करना चाहते थे, तो पहली बात तो सही है। दूसरा, इट वॉज ऑल्सो स्टेटेड दैट पार्टीशन वुड हेल्प इन द डेवलपमेंट, हाँ ये मैंने भी आपको बताया कि असम का विकास होगा अगर वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तीसरा, रियल मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन वाज सीन दैट ब्रिटिश डिजायर टू वीकन बंगाल एंड द नर्व सेंटर ऑफ नेशनल इंडियन नेशनलिज्म, जो भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बन गया था बंगाल, उसको कमजोर करने का उद्देश्य था। तो ये पॉइंट भी सही है, तो 1, 2, 3 सभी सही है, तो आप बिल्कुल डी लगाइए इसमें। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। Which of the following events inspired early nationalists in initial 2 decades of 20th century? ठीक है, जो 20वीं शताब्दी के शुरुआती 2 दशक हैं उनमें जो बड़े राष्ट्रवादी हैं उनको किसने इंस्पायर किया, कौन सी घटनाओं ने इंस्पायर किया? नंबर 1,
Progress made by Japan in after 1868 and its emergence as an industrial power. ये मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो आपका जापान है वो एक बड़ी इंडस्ट्री बन गया, इंडस्ट्रियल हब बन गया और बहुत पावरफुल बन गया। ये बहुत बड़ा रीजन था जो नेशनलिस्ट को प्रभावित करता है। दूसरा, डिफीट ऑफ द इटालियन आर्मी बाय यूरोपियंस, ये भी एक बड़ी घटना थी, और बोर वॉर्स जिसमें ब्रिटिशर्स को पीछे हटना पड़ा था। ये तीनों रीजंस थे जिनके कारण भारतीय नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी थे वो प्रभावित हुए। तो इसमें आप डी लगाइए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपने आज इस चैप्टर को कर लिया, और ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके लिए। यहां से आप बहुत सारी चीजों को समझे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें आपने नोट डाउन करके याद करने का भी अब कोशिश करेंगे। इसके बाद कल जो है वो हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे, जो है फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, जो रिवोल्यूशनरी गतिविधियां हैं, जो उग्रवादी गतिविधियां हैं, उनका पहला चरण ये आपका कल का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 11 है स्पेक्ट्रम की बुक का, राजीव अहिर वाली बुक का। आप लोग उसको ध्यान से करिएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। शाम तक आपको मिल जाएगा चैप्टर, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और रात में एज यूजुअल डिबेट मिल जाएगा, डिस्कशन मिल जाएगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट।